हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा एसी के पार्ट 3 को हिंदी माध्यम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी माध्यम में इस टॉपिक को अर्थात इस वीडियो के टॉपिक ट्रांसफार्मर को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, जिसे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट में के इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में सर्च कर वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए। ट्रांसफार्मर पर आधारित 12th बोर्ड की परीक्षाओं में 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न या कुछ बोर्ड्स में 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न तथा 5 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप प्रश्न भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अतः ट्रांसफार्मर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को अर्थात लो एसी वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता हाई एसी वोल्टेज में, या उल्टा इसका उल्टा अर्थात उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन जानने के बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें 4 विकल्प होंगे, उसमें सही विकल्प का चयन 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के फिजिक्स के पेपर में करना होता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अनोन प्रेरण, जिसे अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अनोन प्रेरण क्या है? जब एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण, तो बगल वाली अर्थात निकट स्थित दूसरी कुंडली, जिसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है, सेकेंडरी कॉइल, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। इस घटना को अनोन प्रेरण कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर सिद्धांत पर आधारित है? अनोन प्रेरण के। इसे आप लोग नोट करें। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अनोन प्रेरण, ट्रांसफार्मर अनोन प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अनोन प्रेरण सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्शन। अब सिद्धांत के बाद ट्रांसफार्मर की बनावट। क्योंकि ट्रांसफार्मर को जब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, बनावट, क्रिया का चित्र सहित वर्णन करें, और उसमें टेल भी कभी कभी जोड़ा जाता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को परिभाषित करें, या ट्रांसफार्मर को पावर स्टेशन से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तो वहाँ से लंबी दूरी तक ले जाने के लिए कैसे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर की बनावट, कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर में नरम लोहे का कोर का मतलब टुकड़ा, नरम लोहे का पीस, जो कि परतदार होता है। अतः किसी ट्रांसफार्मर में नरम लोहे के परतदार कोर पर तांबे के विसंवाहित तार की 2 कुंडलियां लिपटी होती हैं। एक का नाम प्राथमिक कुंडली P, जबकि दूसरे का नाम द्वितीय कुंडली S होता है। अब ट्रांसफार्मर का कोर, नरम लोहे का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है? तो उसका कारण है ट्रांसफार्मर के कोर में
भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो भंवर धाराओं की प्रबलता को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है। इसे 2 अंकीय लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कि ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है। इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर के कोर में उत्पन्न भंवर धाराओं की प्रबलता को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार, अंग्रेजी में लैमिनेटेड, बनाया जाता है। परतदार का मतलब अनेक परतों वाला। एक सिंगल पीस के बदले में, नरम लोहे का एक सिंगल पीस के बदले में उसे अनेक पार्ट्स में, उस पीस को अनेक टुकड़ों में, अकेला पीस को अनेक पार्ट्स में डिवाइड करके और तब उसे परतदार कोर, उसको एक साथ कर परतदार कोर बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में नरम लोहे के परतदार कोर पर 2 कुंडलियां, तांबे की 2 कुंडलियां, एक का नाम प्राथमिक कुंडली है तथा दूसरे का नाम द्वितीय कुंडली है, उसे ट्रांसफार्मर के परतदार कोर पर लिपटा जाता है, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। यहाँ ट्रांसफार्मर का अनेक परत वाला कोर दर्शाया गया है और इसमें बाईं ओर प्राथमिक कुंडली है जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से, मेन सप्लाई से, एसी मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या प्रत्यावर्ती एसी मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है। और दूसरी कुंडली है द्वितीय कुंडली, दाईं ओर लिपटी हुई नरम लोहे के परतदार कोर, उन कोर पर, जिसे द्वितीय कुंडली के सिरों को लोड प्रतिरोध से जोड़कर उसके क्रॉस मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ। 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो कि निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, उसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा ट्रांसफार्मर, अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर को, जो लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तथा दूसरा ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर, जो उच्च वोल्टता पर निम्न प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्टता पर उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो उस ट्रांसफार्मर का नाम है, दूसरा ट्रांसफार्मर का नाम अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। लेकिन इसके पहले यह लिखना होगा कि ट्रांसफार्मर की बनावट में कि किसी ट्रांसफार्मर में नरम लोहे के परतदार कोर पर तांबे की 2 विसंवाहित कुंडलियां लिपटी होती हैं, जिसका नाम है प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे का नाम है द्वितीय कुंडली। और उसके बाद प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से, जिस वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना है, उस सप्लाई से जोड़ा जाता है, मतलब एसी मेन से जोड़ा जाता है, तथा द्वितीय कुंडली एस के सिरों के बीच लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसके क्रॉस निर्गत वोल्टेज घटा हुआ या बढ़ा हुआ प्राप्त किया जाता है। तो यह ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में हुआ। और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, उसके बाद हेडिंग, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम है, ऊंचाई मतलब स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ाए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा दे। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज लो होगा तो प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिक होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता कि उच्च प्रत्यावर्ती धारा लेकिन निम्न वोल्टता की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज हाई होगा तो धारा कम हो जाएगा, उच्च वोल्टता की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है।
निम्न प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित करता है। अब प्रश्न उठता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा कैसे, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। तो उसके लिए द्वितीय कुंडली में तार की लपेटों की संख्या को प्राथमिक कुंडली में तार की लपेटों की संख्या से अधिक करनी होगी। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में तार की लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में तार की लपेटों की संख्या से अधिक होती है। तो संकेत के रूप में इसे लिखा जा सकता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए NS इज ग्रेटर देन NP। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर NS क्या है? ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, उसका मान ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से अधिक होना चाहिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए NS इज ग्रेटर देन NP। अब दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर का सेकेंड टाइप अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो उच्च वोल्टता के निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता के उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर का कैसे निर्माण होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो इसके लिए ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से कम रखी जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से अधिक होती है, और इसे संकेत के रूप में लिखा जा सकता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए NP इज ग्रेटर देन NS। ये ग्रेटर देन बड़ा है का चिन्ह है जो गणित में उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया गया है। NP क्या है? प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, और NS क्या है? द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करना है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या कम रखी जाती है, जबकि प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या अधिक रखी जाती है। प्राथमिक कुंडली वह है जिसे उस AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा मेंस से जोड़ा जाता है, और या उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है जिसके वोल्टेज को परिवर्तित करना है। यहाँ AC स्रोत का संकेत दर्शाया गया है, जिसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा गया है। तो अब ट्रांसफार्मर के दोनों टाइप को डिस्कस करने के बाद ट्रांसफार्मर की क्रिया, वर्किंग, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करना होता है निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में, तो उसे प्राथमिक कुंडली के सिरे से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से प्राथमिक कुंडली से होकर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से, प्रत्येक टर्न से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्रत्यावर्ती सप्लाई का मान एवं दिशा, प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
भी समय के साथ परिवर्तित होगा तथा यह परतदार कोर मतलब ट्रांसफार्मर के परतदार कोर से होकर द्वितीय कुंडली के भी प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाता है। अतः जो कि परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स होता है प्राथमिक कुंडली के समान ही, तो द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से होकर के प्रत्यावर्ती धारा के मान तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में, निकट स्थित द्वितीय कुंडली में, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चूंकि ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है, इसलिए इसकी दोनों कुंडलियों में, मतलब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली दोनों कुंडलियों में, ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में, प्राथमिक कुंडली पी तथा द्वितीय कुंडली एस में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी तथा द्वितीय कुंडली में से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल या द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर ईएसओ, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम से प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखा जा सकता है ईपी इक्वल्स टू, यह ईपी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या के भी समानुपाती होगा तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के भी समानुपाती होगा। तो ईपी इक्वल्स टू एनपी इंटू डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ समानुपाती चिन्ह के भी दिया जा सकता है, ईपी इक्वल टू के एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। चूँकि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम से किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में तार के लपेटों की संख्या के भी समानुपाती होता है तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी। यदि डी टी समय में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी। तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें तार के लपेटों की संख्या तथा उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ईपी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है के इंटू एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, और ईपी इक्वल्स टू एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, के का मान 1 रखने पर ईपी इक्वल्स टू एनपी डी फाई बाई डी टी, और यह समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। इसी प्रकार यह क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी, स्मॉल ई संकेत, पी सफिक्स में, पी किसके लिए है, प्राथमिक के लिए, प्राइमरी के लिए। तो ईपी इक्वल टू एनपी डी फाई बाई डी टी। अगर मॉड ले लें तो, चूंकि यहाँ पर माइनस साइन होता है इसमें, चूंकि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विरोधी स्वभाव का होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाया जा सकता है। अगर मॉड ले लेंगे तो फिर प्लस लिखा जा सकता है, दोनों मॉड ले लें तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ माइनस लगाया जाएगा और के समानुपाती नियतांक का मान 1 रखने पर ईपी इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। और इसी प्रकार द्वितीय कुंडली निकट स्थित, मतलब जो कि निकट स्थित इसलिए कि द्वितीय कुंडली भी एस, जिसे चित्र में दर्शाया गया है इसके द्वारा, वह उसी परतदार कोर पर लिपटी हुई है, तो प्राथमिक कुंडली के निकट ही होती है। तो अब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस इक्वल्स टू माइनस एन एस, जहाँ एन एस क्या है, पहले भी मैंने बताया कि एन एस द्वितीय कुंडली में, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या है, तो माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ डी फाई बाई डी टी द्वितीय कुंडली में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। ई एस इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय भी न हो, तो वैसी स्थिति में प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी प्राथमिक कुंडली पर आरोपित के सिरों पर आरोपित वोल्टेज वीपी के बराबर होगा। तो इसलिए ईपी को लिखा जा सकता है वीपी, वोल्टेज के बराबर। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ईपी इक्वल टू वीपी, कब, जब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय भी
नगण्य हो उस स्थिति में ईपी को क्या लिखा जा सकता है, ईपी को लिखा जा सकता है उस स्थिति में वीपी। तो वीपी इजकल टू ईपी, ईपी इजकल टू वीपी, ईपी नियरली इक्वल टू वीपी। तो ये हो जाएगा ईपी इजकल टू वीपी माइनस एनपी इंटू डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण 1 को ही अब ऐसे लिखा जा सकता है, ईपी इजकल टू वीपी माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, और इसे इक्वेशन 1 से ही ऑब्टेन हुआ है, 1A मान लिया जाए, 1A। अब इसी प्रकार अगर द्वितीय कुंडली जिसे एस संकेत से दर्शाया गया है, जो कि तांबे की परतदार कोट पर लिपटी हुई है, तो यदि द्वितीय कुंडली खुला हो, खुला परिपथ हो, अर्थात उसका प्रतिरोध अनंत हो, तो वैसी स्थिति में द्वितीय कुंडली एस के सिरों के बीच विभवांतर Vs उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES के बराबर होगा, ES के बराबर होगा। तो इसलिए द्वितीय कुंडली के लिए क्या, Vp इजकल टू Vs इजकल टू मतलब ES इजकल टू ES इजकल टू VS, यहाँ भी लिखा जा सकता है ES इक्वल्स टू VS। VS विभवांतर हो गया द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच, इक्वल्स टू माइनस NS मल्टीप्लाइड बाई डी फाई अपॉन डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1B। तो इस प्रकार EP इक्वल्स टू VP प्राथमिक कुंडली के लिए तथा द्वितीय कुंडली के लिए ES इजकल टू VS इजकल टू माइनस NS डी फाई बाई डी टी, जो कि समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त किए गए। तो इसका नाम ES इजकल टू VS माइनस NS डी फाई बाई डी टी, 1B की जगह इसे 2A लिखा जाए, ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब समीकरण 2A में समीकरण 1A से भाग दिया जाए, तो ये VS अपॉन V, अब तो ES और EP लिखने की जरूरत नहीं है, ES की जगह VS और EP की जगह VP, मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी वोल्टा VS और प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो VP है। तो समीकरण 2A में समीकरण 1A से भाग देने पर क्या होगा, VS अपॉन VP इक्वल्स टू माइनस NS डी फाई बाई डी टी अपॉन माइनस NP डी फाई बाई डी टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NS बाई NP, NS बाई NP। और NS बाई NP एक अनुपात है, NS बाई NP एक अनुपात है जिसे ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिनमन अनुपात, और इसे R संकेत से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई द सिंबल R। अब इसे इक्वेशन 3 मान लिया जाए। कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्न में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परिनमन अनुपात क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, तो उसके साथ या ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, या फिर उसमें परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर का क्या है। बिहार बोर्ड की भी परीक्षा में एक बार परिनमन अनुपात क्या है ट्रांसफार्मर का पूछा गया था। तो NS बाई VS बाई VP इजकल टू होगा NS बाई NP, चूंकि डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा समीकरण 2A में समीकरण 1 से भाग देने पर, क्योंकि अंश तथा हर में दोनों में डी फाई बाई डी टी है और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो NS बाई NP, और NS बाई NP क्या है, एक नियतांक है, मतलब जिसका नाम क्या है, उसका नाम है परिनमन, एक रेशियो है, अनुपात है। NS बाई NP एक अनुपात है जिसे ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात कहा जाता है, जिसका संकेत क्या है, R है, अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिनमन अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है, जिसका संकेत R से सूचित किया जाता है। अब एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें ऊर्जा क्षय नगण्य हो, उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रदान की गई शक्ति उसके द्वितीय कुंडली में पूर्णतः स्थानांतरित हो जाएगी। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए द्वितीय कुंडली में शक्ति, जिसे शक्ति का सूत्र होता है वोल्टेज गुना धारा, तो VS इंटू IS, यह हो गया द्वितीय कुंडली में शक्ति, विद्युतीय शक्ति इक्वल्स टू प्राथमिक कुंडली में को प्रदान की गई शक्ति, तो VP इंटू
IP, चूँकि पावर का सूत्र होता है P इक्वल टू विभवांतर या वोल्टेज गुणे धारा। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें कोई ऊर्जा का क्षय नहीं हो, तो वैसी स्थिति में जितनी ऊर्जा प्राथमिक में है उतनी ही ऊर्जा द्वितीय कुंडली में होगी। तो द्वितीय कुंडली में विद्युत शक्ति इक्वल्स टू प्राथमिक कुंडली में विद्युत शक्ति के बराबर होगी। तो VS इंटू IS द्वितीय कुंडली में विद्युत शक्ति इक्वल्स टू प्राथमिक कुंडली में विद्युत शक्ति VP इंटू IP। इसलिए VS अपॉन VP, ये VS क्या है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, और VP क्या है, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज। VS द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, VP प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज। तो इस रिलेशन से VS अपॉन VP, VP को लेफ्ट हैंड साइड के में डिनोमिनेटर में हर में रखा गया, तो VS अपॉन VP इक्वल टू ये हो जाएगा IP अपॉन IS। अर्थात द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज होगा विभवांतर, वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा IS के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज V वेरिएज I, और फिर VP यहाँ डिनोमिनेटर में है तो IP ऊपर में है। तो मतलब दोनों कुंडलियों का जो वोल्टेज है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। किसी ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में उत्पन्न वोल्टेज, दोनों कुंडलियों का जो वोल्टेज है विभवांतर, वह उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ हमने इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में रिजल्ट पाया था VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP, जो कि ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्मॉल r के इक्वल है। तो यहाँ पर VS इक्वल टू VP, VS बाई VP इक्वल टू IP बाई IS, तो इसे समीकरण 4 मान लिया जाए। इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से एक रिलेशन हमें मिलेगा जो कि प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में लपेटों की संख्या तथा धारा से भी संबंधित होगा, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं से संबंधित होगा, तथा फिर दोनों कुंडलियों में वोल्टेज से भी संबंधित होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से हमें रिजल्ट क्या मिला, VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP, 3 और 4 को मिला दिया गया तो, और इक्वल्स टू IP अपॉन IS। दिस इज समीकरण नंबर 5, यह समीकरण 5 है। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। ट्रांसफार्मर की क्रिया को डिस्कस करने के बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता उसके द्वितीय कुंडली की शक्ति तथा प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली में विद्युत शक्ति तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत शक्ति, विद्युतीय शक्ति तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युतीय शक्ति के अनुपात के बराबर होगी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में द्वितीय कुंडली में जो पावर आउटपुट होगा, निर्गत पावर, और प्राथमिक कुंडली में जो निवेशी शक्ति प्राथमिक कुंडली को प्रदान की गई है, तो दोनों का अनुपात होगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, और इसका संकेत होता है ईटा, एन को थोड़ा सा नीचे बढ़ा करके लिखा जाए तो ईटा इक्वल्स टू P आउटपुट, मतलब निर्गत, P आउटपुट का मतलब बाई P इनपुट, मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों, मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों पर या द्वितीय कुंडली में जो निर्गत वोल्टेज है, निर्गत शक्ति है, और जो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति दिया गया निवेशी इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, मतलब निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति कहाँ मिलेगी, वह द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच, लोड प्रतिरोध के सिरों, लोड प्रतिरोध के एक्रॉस। तो ईटा इक्वल टू निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। निर्गत शक्ति को लिख सकते हैं संकेत में P आउटपुट, P आउटपुट बाई निवेशी शक्ति को, निवेशी शक्ति को लिख सकते हैं P इनपुट, PIN शॉर्ट में, और निर्गत शक्ति को, आउटपुट पावर को P आउट, निवेशी शक्ति P इन, और P आउट हो गया VS इंटू IS। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, द्वितीय कुंडली में जो के सिरों पर जो निर्गत वोल्टेज होगा, वह द्वितीय कुंडली में जो निर्गत वोल्टेज होगा, तो वह द्वितीय कुंडली में का विभवांतर VS तथा द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो निर्गत शक्ति P आउट इक्वल टू VS इंटू IS, और निवेशी शक्ति VP, निवेशी शक्ति कहाँ,
कहाँ निवेश किया जा रहा है? प्राथमिक कुंडली में। तो VP इंटू IP, जहाँ VP प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है और IP प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। VP इंटू IP, VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP, यह दक्षता के लिए व्यंजक हो गया। इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर है निर्गत शक्ति, जो कि द्वितीय कुंडली से के सिरों के बीच प्राप्त होगी, बटा निवेशी शक्ति, जो कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच उसे प्रदान किया जाएगा, उसे AC मेंस से जोड़कर, AC सप्लाई से जोड़कर। तो यह इक्वेशन नंबर 6 जो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए सूत्र है, ईटा इजकल टू VS/IS P आउटपुट बाई P इनपुट, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, P आउट बाई P इन इजकल टू VS/IS अपॉन VP/IP। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता, एक आदर्श ट्रांसफार्मर अगर होगा जिसमें कोई ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, कोई विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होनी चाहिए। तो किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? 100%, 1। इसे भी वर्ष 19 प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। लेकिन वास्तव में किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता, व्यवहार में ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% से अधिक होना कठिन है। इसलिए एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 90%, 90 से 95% तक होगी। कितना भी बढ़िया ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय विभिन्न कारणों से होता है, जिस पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन किन कारणों से होते हैं, या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, जिसे प्रायः 2 अंक या किसी बोर्ड में 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या कारण हैं, या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितने प्रकार के होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के अनेक कारण हैं, जिसमें मुख्यतः या ऊर्जा क्षय मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ताम्र क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का पहला कारण है, या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला टाइप है ताम्र क्षय, अंग्रेजी में कॉपर लॉसेस। और यह ट्रांसफार्मर के कोर पर, नरम लोहे के कोर पर लिपटी कुंडलियों, तांबे की कुंडलियों में प्रतिरोध के कारण होता है। तांबे की कुंडलियां हैं, तांबा हालांकि चालक है, अच्छा चालक है चांदी के बाद, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। और जब उससे धारा प्रवाहित होगी तो उसमें उत्पन्न उष्मा भी होगी, और वह उत्पन्न उष्मा कितनी होती है? H इक्वल टू प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा H इक्वल टू I² RT। तो कहने का मतलब है कि तांबे की कुंडली से जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा का परिमाण I² R होगा, T इक्वल टू 1 सेकेंड लेने पर। तो अब विद्युत ऊर्जा का इसके कारण क्या होगा? उष्मा क्षय होगा, तो उष्मा उत्पन्न होगी तांबे की कुंडलियों में, ट्रांसफार्मर के कोर पर लिपटी हुई, तो उसके कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इसे ताम्र क्षय कहा जाता है, कॉपर लॉसेस। दूसरे प्रकार का लॉस या दूसरा कारण है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का, वह है फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स क्षय, फ्लक्स क्षरण या फ्लक्स क्षय, फ्लक्स लीकेज। और फ्लक्स लीकेज का कारण है कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स का पूर्ण रूपेण उस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ट्रांसफर न हो पाना। वास्तव में किसी ट्रांसफार्मर में की प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वह पूर्णतः उसकी द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित नहीं हो पाता। इसका कारण है कि कुछ चुंबकीय फ्लक्स हवा से भी होकर गुजरता है, और फलस्वरूप द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ जाती है, और इसके कारण
ऊर्जा का क्षय ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। तीसरे प्रकार का क्षय है भंवर धाराएं क्षय। भंवर धाराओं के कारण क्षय, मतलब भंवर धारा क्षय, ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस यह ट्रांसफार्मर के नरम लोहे के कोर में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर के कोर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। इसे भंवर धाराओं के कारण क्षय या भंवर धारा क्षय कहा जाता है, ईडी करंट लॉसेस। फोर्थ टाइप का, चौथे प्रकार का क्षय ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय हो सकता है या ऊर्जा क्षय का कारण वह है शैथिल्य क्षय, हिस्टेरिसिस लॉसेस। शैथिल्य उत्पन्न होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहा है, मतलब नरम लोहे का बना है, तो इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ है और उसमें शैथिल्य की घटना होगी। अब चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, चूंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ मानव दिशा परिवर्तित होती है, तो और इसके कारण दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर बार बार चुंबकित होता है, मैग्नेटाइज होता है, तथा बार बार विचुंबकित होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। तो इसके कारण शैथिल्य की घटना उत्पन्न होती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से पीछे छूट जाता है। उस घटना को शैथिल्य कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, आरोपित बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, H का मान शून्य कर देने पर भी चुंबकीय क्षेत्र B का मान शून्य नहीं होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बाहरी फील्ड है उससे पीछे रह जाता है। इस घटना को शैथिल्य कहा जाता है। तो और यह किसमें होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ में। तो चूंकि ट्रांसफार्मर का कोर भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो उसमें भी, जो कि बार बार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होता है, और उसके कारण शैथिल्य की घटना उत्पन्न होती है, और जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय ट्रांसफार्मर में होता है। तो इसे शैथिल्य क्षय कहा जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस। और एक अन्य प्रकार का, मतलब पांचवा प्रकार का, फिफ्थ टाइप ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय हो सकता है, या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण गुंजन क्षय, ह्यूमिंग लॉसेस। ट्रांसफार्मर के कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित, मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज होने के कारण उस कोर में, मतलब ट्रांसफार्मर के कोर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा, मतलब ध्वनि ट्रांसफार्मर के निकट जाने पर उसमें थोड़ा सा आवाज निकलती है, गुंजन, मतलब, तो इसे गुंजन क्षय कहा जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर का कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से उसमें कंपन होता है। उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि विद्युत ऊर्जा, मतलब जो कि विद्युत ऊर्जा का ही कुछ अंश ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और वह आवाज उत्पन्न होती है, गुंजन होता है, जिसे गुंजन क्षय कहा जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय ये 5 कारणों से मुख्य रूप से होता है,
या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के ये 5 प्रकार हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब अंत में ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर स्टेशन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेजने में कैसे उपयोग किया जाता है, इसे डिस्कस करना है। और इसे भी कभी कभी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में फिजिक्स पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर के हेल्प से पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, और इसके लिए पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, जो कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो उच्च वोल्टेज के रूप में उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि विद्युत धारा का मान कम रहे। ऐसा इसलिए कि घरों में या मकानों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो उसका सप्लाई वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक ही ज़रूरत होती है घरों में। लेकिन किसी पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को इतना कम वोल्टेज पर, मतलब 220 वोल्ट या 230 वोल्ट तक भेजने पर क्या होगा कि वोल्टेज कम होने पर धारा का मान बहुत उच्च हो जाएगा। और जब धारा का मान उच्च होगा तो जब तारों से, ट्रांसमिशन वायर से जब उस विद्युत धारा को भेजा जाएगा जिसके धारा का मान काफ़ी उच्च होगा, तो उसमें ऊष्मा क्षय भी, मतलब तारों के, वायर्स के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा क्षय भी काफ़ी अधिक होगी। और इसके अलावा काफ़ी मोटे मोटे तारों की आवश्यकता होगी अधिक विद्युत धारा को भेजने के लिए, जिसमें कि काफ़ी खर्चीला होगा। तो इससे बचने के लिए पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है। और ऐसा करने से जब धारा निम्न होगा तो एक तो उतना मोटे तारों की आवश्यकता अपेक्षाकृत पतले तारों से भी या अपेक्षाकृत कम मोटे तार से भी विद्युत धारा को संचालित किया जा सकता है, तो उसमें खर्च भी कम आएगा। तथा विद्युत ऊर्जा का, चूँकि धारा घट जाएगी तो ऊष्मा का जो धारा के कारण उसमें तार में ट्रांसमिशन वायर में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण भी घट जाएगा, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण प्रति सेकंड H=I²R होता है। तो धारा घटने से चूँकि H समानुपाती क्या होता है, H=I²RT होता है, लेकिन इकाई समय में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार में H=I²R, इसलिए H समानुपाती I²। H प्रोपोर्शनल हो गया I² के, H समानुपाती I² के, मतलब धारा का मान घटेगा तो उत्पन्न ऊष्मा का भी परिमाण घटेगा। मतलब विद्युत धारा का ऊष्मा के रूप में जो क्षय हो सकता है अगर धारा का मान उच्च रखा जाए, पावर स्टेशन में उत्पन्न विद्युत धारा का मान उच्च रखा जाए, मतलब कम वोल्टेज पर अगर धारा भेजी जाए तारों से, तो उसके लिए मोटे तारों की जरूरत होगी और साथ ही विद्युत ऊर्जा का
उष्मा के रूप में क्षय भी अधिक होगा। लेकिन जब उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत शक्ति को स्टेप अप इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से अधिक वोल्टेज पर कर दिया जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। और धारा का मान घटेगा तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण भी, मतलब विद्युत ऊर्जा का जो उष्मा चालकतार, मतलब जब चालकतार से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालकतार गर्म हो जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतर उष्मा ऊर्जा में होता है। तो धारा अगर कम हो जाएगी वोल्टेज अधिक करने पर तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण भी उस चालकतार में घट जाएगा और तथा चालकतार भी अपेक्षाकृत कम मोटा लेना होगा। अपेक्षाकृत पतले तारों से विद्युत ऊर्जा को पावर स्टेशन से लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, विद्युत ऊर्जा का भी नुकसान कम होगा। और चूंकि तार पतला हो गया अपेक्षाकृत, तो कम मोटे तारों से भी, अर्थात पतले तारों से भी विद्युत शक्ति को या विद्युत ऊर्जा को पावर स्टेशन से लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है कम खर्च में तथा कम विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में कम ह्रास पर, नुकसान पर। और जब उस विद्युत ऊर्जा को पावर स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वारा अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर निम्न धारा पर दूरस्थ या दूर स्थानों तक भेजा जाता है, तो हमारे घरों के निकट जो विद्युत उपकेंद्र होते हैं, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से जो इलेक्ट्रिक पावर, जो विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा अभी तक अधिक वोल्टेज पर लाई गई विद्युत उपकेंद्रों तक, पावर सब स्टेशन तक, तो उसको अब चूँकि घरों में उपयोग करना है, घरों तक भेजना है, जिसमें कि केवल 220 तथा या 230 वोल्ट तक की ज़रूरत होती है। तो अब विद्युत उपकेंद्रों तक उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन के बाद अब उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से डिजायर्ड वोल्टेज तक, जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होगी 220 230 तक, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तित कर घरों तक पहुंचाया जाता है। तो यह पावर स्टेशन में उत्पन्न विद्युत शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने का उपाय है एक ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से पावर स्टेशन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक काफ़ी कम खर्च में भेजा जा सकता है। यह ट्रांसफार्मर की उपयोगिता है विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक आपूर्ति करने में। इसे आप लोग अब नोट कर लें। पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत ऊर्जा को पावर हाउस में ही ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देगा, धारा का मान, पावर हाउस में उत्पन्न विद्युत धारा का मान घट जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा, लो अल्टरनेटिंग करंट, निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर वायर्स की सहायता से, ट्रांसमिशन वायर, संचरण तारों की सहायता से, संचरण तारों, अब उतना मोटा तार की जरूरत भी नहीं है, पतला तार ही, और विद्युत ऊर्जा का उष्मा में क्षय भी घट जाएगा। कर संचरण तारों की सहायता से कम विद्युत शक्ति के नुकसान पर, के ह्रास पर, और अपेक्षाकृत पतले तारों की सहायता से खर्च भी कम आएगा।
के बहुत कम विद्युत ऊर्जा के ह्रास लॉस पर दूरस्थ स्थानों तक घरों के समीप जहाँ उपभोक्ता रहता है, कंज्यूमर, घरों के निकट स्थित विद्युत उपकेंद्रों, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक, विद्युत उपकेंद्रों तक भेजा जाता है। और विद्युत उपकेंद्र तक विद्युत ऊर्जा के, विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन के बाद, संचरण के बाद, वहाँ उसे अब उस विद्युत शक्ति को अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, अब तक तो स्टेप अप होकर आया, वोल्टेज बढ़ा करके आया, धारा घटा करके, वोल्टेज बढ़ा करके, तो अब उसे अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि घरों में तो कम वोल्टेज की ज़रूरत है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को जितना ज़रूरी हो कम कर, जितना डिजायर वोल्टेज तक, वोल्टेज को मतलब 220, 230 तक, वोल्टेज को 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक परिवर्तित कर उपभोक्ता के घरों तक भेजा जाता है, कंज्यूमर्स के घरों तक भेजा जाता है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर स्टेशन में उत्पन्न विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा को संचरण तारों की सहायता से कम खर्च में तथा कम विद्युत ऊर्जा के नुकसान पर दूरस्थ लंबी दूरी तक उपभोक्ता के घरों तक भेजा जाता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। एक बार फिर से अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इस टॉपिक का वीडियो, मतलब ट्रांसफार्मर का वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, जो कि पहले ही बनाया जा चुका है। उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सर्च कर, प्लेलिस्ट, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट भी है अल्टरनेटिंग करंट का, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग, तो उसे सर्च कर आप वॉच कर सकते हैं। तथा ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक या 3 अंक के तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।